हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का पहला अध्याय भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। पोषण जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेने की जरूरत है। संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है तथा रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही संतुलित आहार दिमाग को तेज तथा स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ भोजन के अभाव में थकान और अन्य कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अनुभव के आधार पर यह तथ्य ठीक तरह से जान लिया गया है कि जीवन के संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो। किसी भी पोषक की भोजन में कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित होगा। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण का शरीर पर कई प्रकार से असर देखने को मिलता है। पोषण के विभिन्न तत्व विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः स्पष्ट है कि जिस तत्व की कमी होगी उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य नहीं होगा। संतुलित भोजन, संतुलित व असंतुलित भोजन क्या होते हैं? ये बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड। हमारे देश में कुपोषण का एक बड़ा कारण लोगों को सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है। मगर कई उदाहरण ऐसे भी हैं कि बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता और व्यक्ति कुपोषण के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। यहाँ हम कुपोषण के कुछ अन्य प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण। विटामिन के कारण जो कुपोषण होता है उसके बारे में। विटामिन माल न्यूट्रिशन। विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं मगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण स्पष्ट नजर आते हैं। निम्न तालिका में प्रमुख विटामिन की कमी से होने वाले रोग तथा उनके लक्षण दिए जा रहे हैं। तो आपके सामने ये तालिका ये रही। सबसे पहले विटामिन ए। अगर विटामिन ए की शरीर में कमी होती है तो उससे रोग होता है रतौंधी। अब इस रतौंधी को पहचाना कैसे जाता है? तो उसके लक्षण है प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है। दूसरा है विटामिन B12 जिसको थायमिन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है। और ये रोग कैसे पहचाना जाता है? इसकी पहचान करने के लिए ये निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये लक्षण हैं हृदय धड़कन कम, पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। तीसरा राइबोफ्लेविन B2 जिसको राइबोफ्लेविनोसिस के नाम से एक बीमारी है वो हो जाती है इसकी कमी से। तो इसके लक्षण हैं मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना और मेमोरी लॉस। चौथा है नियासिन, इसका नाम B3। इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है और इस रोग से जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। अब है एस्कॉर्बिक अम्ल जिसको विटामिन सी के नाम से जाना जाता है, जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इससे जो मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं, उनसे खून आने लगता है, त्वचा पर चकत्ते बनने लग जाते हैं। अगला है कैल्सीफेरोल जिसको विटामिन डी के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और उस रोग को बोलते हैं रिकेट्स। इसमें पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं और घुटनों के आसपास आ जाती हैं। ये तो था भी विटामिन कुपोषण। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिलाओं और किशोरावस्था में प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। इसमें
बच्चों का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन एवं अंदर धस जाती हैं। इस स्थिति को मैरेस्मस नामक रोग कहते हैं। अगला है खनिज कुपोषण, मिनरल मालन्यूट्रिशन। विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लौह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है, इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर और भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है। गलगंड, जिसको घेंगा रोग भी बोलते हैं, ये कुपोषण की कमी से हो जाता है, खनिज कुपोषण की कमी से ये रोग होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से खनिज हमारे शरीर को चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सोडियम, यह पाया जाता है साधारण नमक में, मछली में, मांस में, अंडे और दूध में पाया जाता है सोडियम। और इसके मुख्य कार्य क्या है हमारे शरीर में, तो ये मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन बनाना, ये सारे काम करता है सोडियम। दूसरा है पोटेशियम। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और इसकी हमारे शरीर में कभी कमी नहीं होती है। मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग संरक्षण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन आदि पोटेशियम के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम। दूध, अंडे, हरी सब्जियों में कैल्शियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी के साथ हड्डियां एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट है फास्फोरस। दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत तथा वृक्क में फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम से मिलकर हड्डियां तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है फास्फोरस। नेक्स्ट लौह तत्व। यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, बाजरा, रक्त, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़, चुकंदर आदि में लौह तत्व बड़ी मात्रा में पाया जाता है और इसका कार्य रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना तथा उत्तक ऑक्सीकरण का कार्य इसका मुख्य होता है। अगला है आयोडीन। आयोडीन पाया जाता है नमक में, आयोडीन युक्त नमक में, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन, काला नमक आदि में आयोडीन बड़ी मात्रा में पाया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन का उपयोग होता है शरीर में। अब हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य। पीने योग्य पानी के गुण व दूषित पानी के दुष्प्रभाव, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर। हम इंसान इतने कम उपलब्ध जल के स्रोतों का इस तरह से दोहन कर रहे हैं कि जल्द ही हमारे सामने जल संकट अपने विकराल रूप में मौजूद होगा। हमारे शरीर का लगभग सारा जल नदियों, झीलों या भूमिगत स्रोतों से आता है। हम जल के उपयोग के साथ उसे प्रदूषित भी करते हैं। इस तरह हम द्विधारी तलवार से अपने जीवनदाता पर वार कर रहे हैं। जल की उपयोगिता की चर्चा करना व्यर्थ है। यदि कहूँ कि जल ही जीवन है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जल का उपयोग पीने, भोजन बनाने, नहाने, बर्तन व कपड़े धोने, कृषि और उद्योगों में किया जाता है। जल पृथ्वी पर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज़ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस रूपों में पाया जाता है, एक साथ पाया जाता है। जो जल हमें मिलता है उसमें कई तरह के कण व सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। उनमें से कुछ हमें फायदा पहुंचाते हैं तो कुछ हमारा नुकसान करते हैं। पीने योग्य जल में क्या गुण होने चाहिए, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जल में आँखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो, जल का पीएच संतुलित हो, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। हमारा शरीर कई तरह की जिम्मेदारियां निभाता है। जल इस काम में शरीर की मदद करता है और शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं जल के द्वारा ही संपादित होती हैं। इसलिए डॉक्टर भी अक्सर मशवरा देता है कि एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि आप शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हो तो आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। सही मात्रा में पानी पीने से शरीर का उपापचय सही तरीके से काम करता है।
प्रत्येक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है, थकान का एहसास नहीं होता। शरीर में रेशों की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियां होने का खतरा कम रहता है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। उचित मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका कम हो जाती है। साथ ही फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां आदि भी नहीं होती हैं। नियमित भरपूर पानी पीने से पथरी होने का खतरा भी टला रहता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने वाले को सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं घेरते हैं। दूषित जल के दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। यदि पीने का पानी दूषित है तो कई बीमारियां चपेट में ले सकती हैं। ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं, जो कि पानी के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जिनमें विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि प्रमुख हैं, जिनकी वजह से हैजा, पेचिश जैसी बीमारियां आसानी से किसी को शिकार बना सकती हैं। गंदे पानी से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। बाला या नारू रोग एक समय राजस्थान में गंभीर समस्या थी, जिसका रोगजनक ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोष या मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देती है। ऐसे दूषित जल के उपयोग से यह रोग हमारे या दूसरों लोगों में फैल जाता है। नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों से सन 2000 के पश्चात इसका कोई रोग ही नहीं पाया गया, परंतु फिर भी इस रोग के पुनः उद्भव को रोकने एवं जल जनित रोगों से बचाव हेतु पानी को छानकर, उबालकर एवं ठंडा कर पीना चाहिए। नदी, तालाब आदि में नहाना एवं कपड़े धोना मना हो एवं समय समय पर इनकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। नेक्स्ट बीमारी है हमारे शरीर की मोटापा, जिसको ओबेसिटी बोलते हैं। भारत की सबसे बड़ी बीमारी मोटापा है। मोटापा वो स्थिति है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। यह संभावित आयु को घटा सकता है। शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको BMI बोलते हैं, मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। जब 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो तब मोटापा पूर्व स्थिति, और जब ये 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक हो तब मोटापा होता है। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, कई प्रकार के कैंसर और अस्थि संधारित्र। मोटापे के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से प्रमुख है मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है। अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, जंक फूड व कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम और स्थिर जीवन यापन, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर पर चर्बी जमा होने लगती है। अल्पक्रियता आदि। अगली बीमारी है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ये भी भारत में काफ़ी बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली बीमारी है। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। धमनियां वह नलिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे 120/80। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों के दबाव को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं। डायस्टोलिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद रक्त या हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 से 120 मिलीमीटर के बीच तथा डायसिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़ों में मापा। 1983 में कार्लपन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। निम्न रक्तचाप
लो बीपी, वह दाब जिसमें धमनियां और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के कारण के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफ़ी कम होता है तो मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे यह अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप, धमनियों में अधिक दाब के कारण यह चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, मैदे से बने खाद्य पदार्थ, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट व शराब के सेवन से, श्रमहीन जीवन व व्यायाम के अभाव में हो सकता है। उच्च रक्तचाप का समय पर निदान महत्वपूर्ण है। ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे ताजे फल, डिब्बों में बंद सामग्री का प्रयोग बंद कर दें। भोजन में कैल्शियम, दूध और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करनी चाहिए। रेशे युक्त पदार्थ खूब खाएं। संतृप्त वसा, मांस, वनस्पति घी की मात्रा कम करनी चाहिए। इसके साथ ही नियमित व्यायाम करना चाहिए। खूब तेज लगातार 30 मिनट पैदल चलना सर्वोत्तम व्यायाम है। योग, ध्यान, प्राणायाम रोज करना चाहिए। धूम्रपान व मदिरापान नहीं करना चाहिए। अगला है नशीले पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंस। आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे उन्हें इन पदार्थों की आदत पड़ जाती है और वे अधिक नशीले पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं। प्रत्येक नशीला पदार्थ मानव शरीर पर कुप्रभाव डालता है तथा उसे स्थायी रूप से रोगी बना देता है। समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ व उनके कुप्रभावों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले गुटखा। जो आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो इस आदत में ज़्यादातर पड़ जाते हैं, इसलिए आपको इससे बचना ज़रूरी है। तो गुटखा हमारे शरीर में कैसे नुकसान पहुंचाता है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सुपारी के टुकड़े, कत्था चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। कुछ में तंबाकू भी डाला जाता है। पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण गुटखा हर गांव गली तक उपलब्ध है। महिलाएं और बच्चे भी इसका प्रयोग खुलकर करने लगे हैं। गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है। ऐसा सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। संश्लेषित पदार्थों में से कई कैंसरजन होने की भी संभावना होती है। नेक्स्ट है तंबाकू। तंबाकू पादप निकोटिएना टोबेकम कूल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। अधिकांश लोग पान, गुटखे या चूने के साथ इसे चबाते हैं। कुछ लोग इसके पाउडर को सूंघने या मंजन की तरह दांतों में मसूड़ों पर मलने में करते हैं। तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का या अन्य रूप से उपयोग किया जाता है। तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियां निम्न हैं। तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब व हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। चौथा, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम कर देती है। सिगरेट, बीड़ी आदि के दुष्प्रभाव का सेवन करने वाले के साथ पास में बैठने वाले पर भी असर पड़ता है, क्योंकि वातावरण में फैला निकोटीन युक्त धुआं हवा के साथ इनके फेफड़ों में भी पहुंचता है। यही कारण एक कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू उपयोग करने के कारण असामयिक मौत का शिकार हो जाते हैं। इनमें से लगभग 50 लाख तंबाकू के प्रत्यक्ष सेवन से और 10 लाख की मृत्यु अप्रत्यक्ष सेवन से होती है। अगला पदार्थ है मदिरा, एल्कोहल। मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है, मगर सभी में नशे का कारण एक ही पदार्थ एथिल एल्कोहल होता है। विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इनका प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है और इसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव निम्न हैं। मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा रक्त यकृत में पहुंचता है। अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो विषैला पदार्थ है। अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य एवं नियंत्रण कमजोर हो जाता है,
जिससे कार्य क्षमता क्षीण होती है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, एल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी आती है तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चौथा, इसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। पांचवा, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। अगला पदार्थ है अफीम, ओपियम। अफीम पदार्थ पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। इनमें से मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपेवरिन प्रमुख हैं। मार्फिन व कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने हेतु किया जाता है। इस प्रकार इसकी खेती की जाती है। शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन का उपयोग कई लोगों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी के अवसरों पर अफीम की मनुहार करने की प्रथा आज भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती हैं। कोई भी कारण हो, अफीम का सेवन व्यक्ति को उसका आदी बना देता है। प्रारंभ में कम मात्रा ली जाती है, परंतु धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाने पर मजबूर हो जाते हैं। अफीम के डोडे, जिसको फलवित्ती बोलते हैं, उबालकर पीने की लत भी बहुत लोगों में होती है। प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। अंत में असामयिक मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर या स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इसे छुटकारा पाया जा सकता है। अन्य नशीले पदार्थ, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, शीश, LSD, लोसर्जिक एसिड, डाइइथाइल एमाइड आदि अन्य पदार्थ भी मादक पदार्थों के रूप में प्रचलन में हैं। युवा इनका प्रयोग विभिन्न कारणों से कर बैठते हैं या चंगुल में फंस जाते हैं। इनके प्रयोग से दुष्प्रभाव परिवार में विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति की वृद्धि, शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी के रूप में आते हैं। दवाओं का दुरुपयोग, दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशा करने वाले में 42% शराब, 20% अफीम, 30% हेरोइन, 6% गांजा व 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशे करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं जैसे मार्फिन, पैथिडीन, ब्यूप्रिनोफार्फिन, प्रोपोफिक्सिन, नाइट्राजिपम, डाइजिपाम का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा है। स्मैक का प्रयोग भी बढ़ा है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में अफीम का पारंपरिक सेवन जारी है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन का इंजेक्शन लेने का चलन अधिक है। बच्चे नशे के लिए थिनर या एसीटोन, पेट्रोल, सॉल्वेंट, ऑयल आदि गैर परंपरागत पदार्थ का प्रयोग करते हैं। सड़कों पर चलते पलते बच्चे नशीली दवाओं एवं शराब की लत के आसानी शिकार हो जाते हैं। वह जूतों चिपकाने का गोंद, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर, सीमेंट, सूखे इरेजर, मार्कर्स और गैसोलीन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं। नशे में जिंदगी की सच्चाई तथा भूख से बेखबर होने का प्रयास करने से बच्चे डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दों की बीमारी और कभी ठीक नहीं होने वाली मानसिक क्षति जैसी शारीरिक और मानसिक समस्याएं मोल ले लेते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। आम जन सामान्य के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज़ में कुछ न कुछ मिलावट जरूर है। जन सामान्य चिंता स्वाभाविक भी है और मिलावट का कहर सबसे ज़्यादा हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों पर पड़ रहा है। संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थ की भरमार हो गई है। आजकल नकली दूध, घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं, मगर कोई इन्हें खाकर बीमार पड़ जाता है तो हालत और भी खराब हो जाती है, क्योंकि जीवन रक्षक दवाइयाँ भी नकली बिक रही हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। खाद्य पदार्थ में मिलावट की वस्तुओं पर निगाह डालने पर पता चलता है कि मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाले लोग कितनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सबसे पहले आजकल के सबसे चर्चित मामले कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पेय को लेते हैं। हमारे शरीर में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले तत्वों में कोई
मानक निर्धारित न होने से इन शीतल पेयों में मिलाए जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसकी जानकारी सरकार तक को नहीं है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लीडेन, डीडीटी, मेलाथियन और क्लोरोफाइरिफॉस कैंसर, स्नायु संबंधी, प्रजनन संबंधी बीमारियां और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इनमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। उसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। इस तरह इसमें मिला एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। इसे आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है। इसी प्रकार बोरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइल अम्ल मिलकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारी, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS शीशा डाला जाता है जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक है। इसमें मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिरदर्द की समस्या उत्पन्न करती है। आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य न होकर मात्र मिलावटी पदार्थ तत्वों का नमूना होकर रह गया है, जिसके प्रयोग से लाभ कम, हानियाँ ज़्यादा हैं। हालत यह है कि लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल पी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया कि राज्य के 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल और घी की भी हालत बहुत खराब है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज यानी आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट मानो आम बात हो गई है। मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं। फल और सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन, ताज़ा दिखाने के लिए लेड और कॉपर विलियन का छिड़काव, सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जा रहा है। चना व अरहर की दाल में खनसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। मिठाइयों में ऐसे रंगों का प्रयोग हो रहा है जिससे कैंसर का खतरा रहता है और DNA में विकृति आ सकती है। नकली मावा आ रहा है। दवाओं में मिलावट तो सभी सीमाओं को पार कर गई है। इसका अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि नकली दवाओं की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित माशेलकर समिति ने नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्युदंड तक देने की सिफारिश की है। प्रश्न यह उठता है कि आखिर मिलावट के इस महारोग से निपटने में कानून रूप से क्या प्रावधान है। सच्चाई तो यह है कि समस्या की जड़ में देश में जरूरी मानकों का अभाव है। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून है 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशक या मिलावट का नियमन करता है, लेकिन यह नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकाम ही साबित हो रहे हैं, जिससे ये लोग पकड़े जाने के बाद छूटकर पुनः उसी धंधे में लग जाते हैं। कानून चाहे कितने कठोर बना दिए जाएं, लेकिन जब तक कामचोरी या स्पष्ट अक्षमता, जानबूझकर या गलती से जांच कार्य को कमजोर करना, मुकदमों का सही ढंग से चलना, धन शक्ति और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल तथा कछुए की चाल से चलती न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता है, बात बनने वाली नहीं है। सरकार यदि वास्तव में मिलावट को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पर रोक न लग सके। आवश्यकता बस एक ठोस नीति और उस पर उचित क्रियान्वयन की है। तो बच्चों, ये हमारा पहला अध्याय था। आपको ये अध्याय कैसा लगा? कहीं पे कोई पॉइंट को समझने में दिक्कत हुई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।